C2 में अपने को दे रखा है इफ A वेक्टर इज दिस देन A कैप इज, A वेक्टर दे रखा है अपने, इसमें क्या डाउट था भाई? A कैप पूछा है, मतलब इसके डायरेक्ट इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर क्या होता है? A वेक्टर अपॉन मॉड A, 3 i कैप प्लस 4 j कैप अपॉन मॉड A क्या आएगा? 5 आएगा। मॉड A जानते हो ना कैसे निकालते हैं? आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, समझे? ये तो हो गया आपका C2। C3 में क्या दे रखा है अपने को? What are the x and y component of a 525-meter displacement at an angle of 210 with the x-axis? x-axis बना दी मैंने, this is x-axis, और यहाँ से 210 एंगल हो गए। दूसरा क्वेश्चन है सर। क्या कह रहे हो बेटा? सर C3 दूसरा क्वेश्चन है। C3 कौन सा आपके में? One of rectangular component of ठीक a है, velocity of, ठीक है, ये मेरे पास पुराना सीट है ना, चेंज कर दिया होगा। सर C2 भी दूसरा है। C2 भी कौन सा है? सर what are the x and the y components? यही बता रहा हूँ अभी। अच्छा, आपके में फिर एक एक कम है। चलो ये आपका C2 है, फिर ये C2 नहीं होगा, ये C2 है, ठीक है। What are the x and y component of 25 meter displacement at an angle of 210? 210 मतलब 180, तो ये हो गया, और इसमें 30 ऐड कर दिया, राइट? तो 210 हो गया। सही बात है, गलत बात? तो इसके डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट होंगे या नहीं होंगे? एक इसका कंपोनेंट होगा ये वाला, और एक इसका कंपोनेंट होगा ये वाला। तो ये कंपोनेंट कितना होगा? 25 cos 30। ये कंपोनेंट कितना होगा? 25 sin 30। समझे क्या? इसकी वैल्यू होगी 25√3/2, इसकी होगी 25/2। यही आपने से पूछा था कि क्या क्या कंपोनेंट होंगे। तो ये जो है, ये तो माइनस आई कैप की तरफ है, तो माइनस का 25√3/2 आई कैप, और ये माइनस जे कैप की तरफ है, माइनस का 25/2। समझ में आया? ये इस डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट्स आ गए, एक ये वाला आ गया, एक ये वाला आ गया। अरे ठीक है, C3 क्या है आपके में? C3 दे रखा है हमें कि वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इज 30, द अदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज। तो ये 60 का कोई वेलोसिटी वेक्टर है, इसका ए कंपोनेंट 30 है, तो मान लेते हैं ये वाला 30 है, तो दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? तो दूसरा कंपोनेंट y होगा। तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो इस एंगल से निकाल सकते हो कि मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो 60 cos थीटा हो गया हमारे पास 30, और 60 sin थीटा हो गया हमारे पास y। अपने को y निकालना है। समझ में आ रही है बात? तो एक काम करते हैं, यहाँ से cos थीटा कितना आएगा? cos थीटा आएगा 1/2। sin थीटा कितना आएगा? अब cos थीटा 1/2 आ गया, तो सीधी सीधी बात है कि थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? √3/2 के बराबर, है ना? तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 60 × √3/2। समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे ही कर सकते थे सीधा, इस y को अगर शिफ्ट करके यहाँ रखें तो ये आएगा। तो ये पाइथागोरस लग सकती है, 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। सही बात है, गलत बात? तो यहाँ से y स्क्वायर निकल जाएगा, 60 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, तो y की वैल्यू निकल जाएगी √दिस। सही बात है, गलत बात?
Yes, sir. आगे चलो। Yes, sir. C4, Yes. C4 भी डाउट था ना आपका? नहीं सर, C5 में डाउट है। C5 में है। C5 कौन सा है? The rectangular component of ठीक a है, ठीक है, vector R2, समझ गया है। The rectangular component of a vector are 2,2। तो मतलब एक वेक्टर के दो कंपोनेंट 2 2 है। ये मतलब हॉरिजॉन्टल वाला भी 2 है, वर्टिकल वाला भी 2 है। सही बात है गलत बात? तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर मान लेता हूँ, तो इस ए वेक्टर को लिख सकता हूँ 2ik + 2j। सही बात है गलत बात? दूसरे का दे रखा है 1,√3। तो एक 1 है और दूसरा √3 है, तो √3 यहाँ कहीं ले लिया, तो ये बी वेक्टर हो गया। तो बी वेक्टर को लिख सकता हूँ 1ik + √3j। इनके बीच का एंगल निकालना है ना। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये आ जाएगा cos थीटा = a.b अपॉन में mod a × mod b। सही बात है गलत बात? Yes, sir. सुन रहे हो भाई? तो a.b करेंगे कितना आएगा? 2 × 1 + 2√3। mod a कितना आएगा? mod a आ जाएगा 2√2 आ जाएगा इसका, तो 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 × 2√3 ये आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास cos थीटा = 1 + √3 अपॉन में 2 √3। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आई बात? Yes, sir. और यहाँ से अपन डायरेक्ट ही कर सकते थे इसको कि ये 2,2 है, एक क्या है हमारे पास 2,2। तो 2,2 कहाँ पे होगा बताओ? अपन इसको सीधा ग्राफिकली भी कर सकते हैं कि 2,2 है तो ऑब्वियसली 2 इधर 2 इधर, ये 45 डिग्री एंगल हो गया ना। Yes, sir. और एक है 1,√3, मतलब हॉरिजॉन्टल में 1 और वर्टिकल में √3, वर्टिकल में √3। तो ये यहाँ कहीं हो गया। तो ये एंगल कितना हो गया? √3/1। मान लेते हैं कि ये थीटा हो गया, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? √3/1, दैट इज थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। सही बात है गलत बात? तो एक Yes, sir. वेक्टर तो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 पे है और दूसरा वेक्टर 60 डिग्री पे है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 15 डिग्री। समझ में आ रही है बात? और एक्चुअली ये जो वैल्यू आई है ना, ये cos 15 की है। ठीक है, ऑब्वियसली थीटा की वैल्यू यहाँ से 15 आ जाएगी। तकलीफ है बेटा? No, sir. No, sir. अगला आपका डाउट था D3 एंड D4। D3 कौन सा है? 3 नॉन जीरो Three वेक्टर। non-zero vectors. यही है ना 3 नॉन जीरो वेक्टर। Yes, sir. Yes, sir. A.B = 0, A.C = 0, A can be parallel to। अरे A का B के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो A का अगर B के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है तो मतलब A B के परपेंडिकुलर है। सही बात है गलत बात? Yes. और A का C के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो A C के भी परपेंडिकुलर है, मतलब C इस तरीके से बाहर की तरफ हो सकता है। फिर सही बात है गलत बात? ये जेड एक्सिस की तरफ हो गया, मतलब यहाँ पे 3 एक्सिस बना रहा हूँ ये। तो A मान लिया कि अपने पास, A मान लिया हमने कि इसके अलोंग है, A का B के साथ 0 है तो B यहाँ पे हो सकता है, और A का C के साथ 0 है तो C यहाँ पे हो सकता है। तो A किसके पैरेलल हो सकता है? B क्रॉस C के पैरेलल हो सकता है ना। B क्रॉस C कैसे आएगा?
बी के सी की तरफ उंगलियां घुमाओ, जे कैप क्रॉस के कैप, आई कैप होता है ना, ए बी क्रॉस सी के पैरेलल हो सकता है, सही बात है गलत बात, या फिर सी क्रॉस बी के पैरेलल हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, ए ऐसा भी हो सकता है, सही बात है गलत बात, ये सी क्रॉस बी के भी पैरेलल हो सकता है, समझ में आ रही है बात। तो इसमें ऑप्शन जो गिवन है वो बी क्रॉस सी दे रखा है, तो यही आंसर हो जाएगा। अरे तकलीफ है? नो सर। The magnitude of scalar product of two vector is 8 and that of the vector product is 8 root 3. दो वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 8 है, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, इनका स्केलर प्रोडक्ट किया तो इसका मैग्नीट्यूड 8 है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास मोड ए मोड बी कोस थीटा इज इक्वल टू 8। दूसरा कह रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो है वो आ गया मोड ए मोड बी साइन थीटा इज इक्वल टू 8 रूट 3, सही बात है गलत बात? अरे हाँ है ना, Yes, sir. इनके बीच में एंगल क्या रहा होगा, एंगल क्या रहा होगा, तो एक काम करते हैं कि दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, रूट 3 के बराबर, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री के बराबर, ये आंसर हो गया, सही बात है गलत बात? तो ये भी हो सकता है, या फिर अपने को केवल मैग्नीट्यूड की बात की है, ठीक है ना, तो और भी इसमें ऑप्शन हो सकता है कि टेन थीटा की वैल्यू रूट 3 भी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि ए डॉट बी की वैल्यू -8 हो, या फिर ये तो -8 रूट 3 हो नहीं सकता, बिकॉज ये तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, डॉट प्रोडक्ट -8 हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है गलत बात? इन्होंने मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट 8 बोला है, तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू -8 हो, तो ऐसे केस में थीटा की वैल्यू जो है वो 120 डिग्री आ जाएगी, ठीक है बेटा, अगर ये वैल्यू -8 हुई तो। अरे हाँ है ना, ओके सर। मेरा Yes, sir. ऑप्शन में दोनों ही है। ऑप्शन में दोनों है तो दोनों ही करेक्ट है ना, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अगर सिंगल चॉइस होता तो अपन इसी को सही मानते, ठीक है, मल्टीपल चॉइस है तो ये भी एक ऑप्शन है सही होने, सही बात है गलत बात? Yes, sir. और कोई डाउट है भाई? No, sir. अरे वो जूम वाला बोर्ड यूज करूं या ये वाला ही करूं, रहने दूं? सर ये वाला है। फिर कोई भी कर लो। आपको कौन सा बेटर लग रहा है, आपके अकॉर्डिंग चलेगा? सर ये। बैकग्राउंड वाइट कर देता हूँ फिर, है ना। चलिए आगे अपने कहाँ तक पढ़ाई किया था ये बताओ। सर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस सर Velocity. एवरेज वेलोसिटी हो गया था, अभी इंस्टेंटेनियस स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, एवरेज वेलोसिटी मैंने करा दिया था, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, इस पाथ के अलोंग, तो लेट अस सपोज यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे यहाँ से स्टार्ट किया, ये y वर्सेस x का ग्राफ है, मतलब ये तो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके पाथ है, ये टाइम नहीं है इसमें, ठीक है ना, इसमें कोई भी एक्सिस टाइम एक्सिस नहीं है, ध्यान रखना। तो लेट अस सपोज अपन स्टॉप वॉच चालू किया, तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ था, t इक्वल टू t1 पे यहाँ था, t इक्वल टू t2 पे यहाँ है, t इक्वल टू t3 पे यहाँ है, ठीक है ना, और कैपिटल T पे फाइनली यहाँ पहुंच गए। तो हमने एवरेज वेलोसिटी बतानी थी, हमें बतानी थी एवरेज वेलोसिटी।
एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? जैसे अपने को एवरेज वेलोसिटी बतानी थी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू कैपिटल T, राइट? Yes. t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू कैपिटल T, यहाँ तक अपने को एवरेज वेलोसिटी बतानी थी। तो ये एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। सही बात है गलत? Yes, sir. दिस इज एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर अपने को कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी बतानी होती है, इंस्टेंटेनियस, कि अपने को जैसे उसने बोल दिया कि अपने को t इक्वल टू t2 पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की। समझ में आ रही है बात? कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अपने को वेलोसिटी बतानी है, तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू t2 ये बतानी है। तो हम क्या करेंगे, इस पे एक बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे। ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे। सही बात है गलत बात? ds वेक्टर, और ये कितने टाइम में हुआ? ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dt टाइम में हुआ। तो ये वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में छोटा सा टाइम, ये इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? कि इस इंस्टेंट पे ये डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हो रहा है, ये यहाँ पे एक छोटा सा इंटरवल लेना पड़ेगा आपको टाइम का। सुन रहे हो मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. ये डिस्प्लेसमेंट को टेंजेंशियल लेना है भाई, इस डिस्प्लेसमेंट को है ना टेंजेंशियल लेना है ऐसे, इस लाइन के अलावा। ठीक है, ये है ds वेक्टर। तो वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, वहां पे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेना है थोड़े से टाइम इंटरवल का। तो ये छोटा सा टाइम dt कहाँ पे ले रहे हो आप? ये dt आप कौन से कहाँ पे ले रहे हो? t इक्वल टू t2 पे आप dt कंसीडर कर रहे हो। सही बात है गलत बात? t इक्वल टू t2 पे जाके आपने छोटा सा टाइम इंटरवल dt कंसीडर किया है, तो ये वेलोसिटी t इक्वल टू t2 की है। तो दिस इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एट t इक्वल टू t, कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है ना? ये वहां की वेलोसिटी है। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी? अब v वेक्टर की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगी जो ds वेक्टर की डायरेक्शन है, और ds वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? इस पाथ के टेंजेंट के अलोंग है। सही बात है गलत बात? Yes, sir. Yes. हाँ है ना? ds वेक्टर की डायरेक्शन तो इस पाथ के टेंजेंट के अलोंग है। तो हम ये कहेंगे कि डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is same as direction of small displacement ds. That is along the tangent to the path. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ds by dt। तो यहाँ से अपन एक बात और भी लिख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही बात है गलत बात? सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज rate of change of displacement with respect to time। सही बात है गलत बात? ये तो अपने लिख ही दिया वैसे, तो यहाँ पे मैं Yes, ऐसे sir. लिख रहना करना चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ st कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। सही बात है गलत बात? दैट इज st कर्व। सही बात है गलत बात? क्योंकि ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है,
और ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन अपने को क्या देता है, टेंजेंट का स्लोप देता है। सही बात है गलत बात? Yes, sir. यस अब सर। कोई ये बात ना सोचे कि यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस टेंजेंट का स्लोप ही वेलोसिटी होगा, ये बात गलत है। इस टेंजेंट का स्लोप वेलोसिटी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है, ये तो इसका पाथ शोन है y वर्सेस x। हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के टेंजेंट का स्लोप चाहिए। सही बात है गलत बात? ये स्लोप तो बस डायरेक्शन बता रहा है, ये जो टेंजेंट है ना ये तो डायरेक्शन बता रहा है बस वेलोसिटी की। समझ में आ रही है बात? यस सर। अरे आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी अच्छे से? हाँ सर, आ Yes, रही है। ठीक है ना? और जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ रहे हो ना, कि ये वेलोसिटी का Yes, sir. मैग्नीट्यूड नहीं देगा इस टेंजेंट का स्लोप। कौन से टेंजेंट का स्लोप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देगा? अगर आपने डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ बनाया होता तो उसके टेंजेंट का स्लोप हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देता है। सही बात है गलत बात? यस। Yes, sir. ये तो आपने पाथ का ग्राफ बनाया बस कि y के साथ x कैसे वेरी कर रहा है या x और y आपस में कैसे डिपेंडेंट है। ये तो पाथ का ग्राफ बनाया, टाइम तो आपने अलग से शो किया। देखिए अदरवाइज आप इस एक्सिस पे शो करते ना टाइम। हाँ या ना? हाँ सर। तो ये इस टेंजेंट की डायरेक्शन तो अपने को वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा। पाथ के अलोंग होती है बात, ये पाथ की टेंजेंट टेंजेंशियल होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड अपने को कौन देगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के टेंजेंट का स्लोप अपने को मैग्नीट्यूड देगा। सही बात है गलत बात? यस सर। तो एक क्वेश्चन देता हूँ छोटा सा। द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल varies with the time as x is equal to t cube plus 3t square plus 2. Find magnitude of average velocity between t equal to 0 and t equal to 5 seconds. Second है magnitude of instantaneous velocity at t equal to 5 seconds. करो सॉल्व करो। होने के बाद डन लिखो, ठीक है? चैट में डन लिखो होने के बाद।
सर ये जो x है इसको डिस्प्लेसमेंट मानना है। ये पोजीशन दे रखी है आपको। मैं एक चीज बता देता हूँ, देखो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। देखिए बताया था ना वैसे मैंने आपको। हाँ सर। देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये x के लॉन्ग पोजीशन है, अपन वन डायमेंशन से ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 मान लिया यहाँ पे है, और जैसे t इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे कि पोजीशन एट t इक्वल टू 0, तो ये 2 आएगा, राइट। 2 आएगा, x इक्वल टू 2 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इनिशियली आपका पार्टिकल यहाँ था शुरुआत में, मतलब शुरुआत में मतलब जब आपने देखना शुरू किया। t इक्वल टू 0 कौन सा मोमेंट होता है, जब अपन ने देखना शुरू किया। और फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, राइट। तो पोजीशन की बात करें अगर, तो पोजीशन तो यहाँ से बढ़ रही है, यहाँ से मेजर होगी। तो जैसे कोई टाइम पे यहाँ पहुंच गया x इक्वल टू 4 पे, तो पोजीशन तो क्या होगी, पोजीशन तो हो जाएगी x इक्वल टू 4, क्योंकि वो तो हमेशा इससे देखी जाएगी, ये रेफरेंस है। सही बात है गलत बात। और अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा तो वो यहाँ से देखा जाएगा। लेकिन अगर इसके चेंज की बात करें, जैसे यहाँ से x इक्वल टू 4 से x इक्वल टू 6 तक जाता है, राइट। तो चेंज इन पोजीशन जो होता है, चेंज इन पोजीशन भी कितना है, 2 है। और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देखें तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ये है। सही बात है गलत बात, वो भी 2 है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बोले चाहे चेंज इन पोजीशन बोले, वो एक ही बात होती है। सही बात है गलत बात। तो हम वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोले चाहे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बोले, एक ही बात है। समझ में आ रही है बात। यस सर। सुन रहे हो क्या। तो ये पोजीशन टाइम दे रखा है। पोजीशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम में फर्क क्या है कि पोजीशन आप ही कहीं से भी मेजर कर सकते हैं, रेफरेंस कुछ भी हो सकता है। जैसे इसमें t इक्वल टू 0 पे पोजीशन 2 है, लेकिन t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 0 पे 0 ही होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहीं से मेजर किया जाता है जहां पे t इक्वल टू 0 था। सही बात है गलत बात। x इक्वल टू 2 को ही इनिशियल कोई पॉइंट लिया जाएगा डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट मेजर किया जाएगा और पोजीशन यहाँ से मेजर की जाएगी। तो पोजीशन कुछ भी हो सकती है t इक्वल टू 0 पे, डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा। और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कोई भी dt टाइम में या फिर चेंज इन पोजीशन सेम ही होते हैं। इसलिए वेलोसिटी के लिए तो अपने को चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन लेना होता है, तो वो एक ही बात है। समझ में आ रही है बात। यस सर। सर आंसर 40 है। तो इसमें अपन देखते हैं इसका आंसर कितना है। x इक्वल टू 0 पे और ये x इक्वल टू 2 है, t इक्वल टू 0 पे तो x इक्वल टू 2 है, और t इक्वल टू 5 पे कितना आएगा बताओ। सर 202। t इक्वल टू 5 पे कितना आएगा, 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5 का स्क्वायर, सर 202। 202। तो t इक्वल टू 5 पे ये 202 है। तो 200 चेंज इन पोजीशन कितना है, 100। तो 200 एवरेज वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी कितना होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, राइट। टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 से ले t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 5 तक, सर 200 है ना। और टाइम कितना हुआ 5 सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। सही बात, समझ में आ रही है बात। अच्छा 200 है ये, सॉरी 200 आएगा, 200 आएगा तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 200 आएगा, 202 से 2 से 202। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से अपने को टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं देखते, वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ। सर डिफरेंशिएट करना है। हाँ तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये कितना आएगा 3t स्क्वायर। सर 3t² + 60। कहाँ पे देखना है, t इक्वल टू 5 पे। 5 सेकेंड। सर t इक्वल टू 5 पे 105 देखना है, तो मीटर 3 इंटू रेडियस 5 टाइम का मीटर स्क्वायर प्लस 6 इंटू 5 कितना आएगा ये, 105 105। सर 105। 75 प्लस 30 105 आएगा ना, 105 मीटर पर सेकंड। मतलब ये इस मोमेंट पे जब ये x इक्वल टू 200 पे था, तो ये किस स्पीड से जा रहा था, 105 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। समझ में आ रही है बात। और इसकी एवरेज वेलोसिटी देखिए t इक्वल टू 0 से यहाँ तक,
ऑन एन एवरेज ये 40 से चल के आया, तो 5 सेकंड में 200 मीटर चल गया, ऑन एन एवरेज चला है ये। लेकिन इसकी हर टाइम पे वेलोसिटी अलग अलग रही है, समझ में आ रही है बात? वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रही है, ये वेलोसिटी यस है, सर। ये टाइम के साथ वेरी कर रही है, लेकिन अपन ऑन एन एवरेज बता रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये एक ही सिंगल वेलोसिटी से चलता तो कितने से चलता, 40 से चलता, तो इतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर होता, राइट? अरे समझ में आया? यस Yes, हाँ sir. सर। ये वाई वर्सेस एक्स ग्राफ है, ठीक है ना? एक पार्टिकल यहाँ पे था इनिशियली, इस ए पॉइंट पे, और यहाँ से इस पाथ के लॉन्ग चल रहा है, ठीक है बेटा? तो ये t इक्वल टू 0 पे यहाँ से चालू कर रहा है, t इक्वल टू t1, t इक्वल टू t2। ये पाथ जो है ना थोड़ा सा काउड है यहाँ पे, लाइक दिस, ठीक है ना? ये काउड है थोड़ा सा, एकदम स्ट्रेट नहीं है। तो ये आपने दे रखा है, तो आपको ये गिवन है कि एवरेज वेलोसिटी इज टेकन फ्रॉम t इक्वल टू 0, टेकन फ्रॉम t इक्वल टू 0। तो आपको पूछा जा रहा है फाइंड द टाइम इंस्टेंट at which direction of average velocity is same as direction of instantaneous velocity। करो, सॉल्व करो।
हाँ जी बताइए कौन से पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम होगी? एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन किधर होती है बताओ? सर T6 पे। डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग होती है। तो जैसे अपन Yes. डिस्प्लेसमेंट टी इक्वल टू, इसने बोला कि एवरेज वेलोसिटी टी इक्वल टू 0 से लेना, तो जैसे 0 से T1, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। T2 तक देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, T3 तक देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, T4 तक ये, T5 तक ये, ठीक है ना, T6 तक, T6 तक ये वाला डिस्प्लेसमेंट है। आया ना? Yes, sir. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन देखनी है अपने को। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन किधर होगी? किधर होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन? Sir, tangent होती है. अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ। तो T1 पे टेंजेंट ये हुआ, सही बात है गलत बात? Yes, sir. ये टेंजेंट हुआ। T2 पे ये टेंजेंट हुआ, T3 पे ये टेंजेंट हुआ, T4 पे ये टेंजेंट हुआ, T5 पे ये टेंजेंट हुआ, T6 पे ये टेंजेंट हुआ। आया ना? कौन से पॉइंट पे हाँ सर. एवरेज डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन सेम है? सर D5। Sir, T5 पे. तो T5 इज द आंसर। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Find the time instant that is the direction of average velocity same as the direction of instantaneous velocity. तो T5 पे पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होती है, तो डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में है, सही बात है गलत बात? और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन। Yes, sir. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes. आगे चलो। Yes, sir. आगे चलता हूँ। अब बात करते हैं अपन एवरेज स्पीड की। स्पीड की बात कर लेते हैं पहले। स्पीड के अंदर भी वही दो टर्म डिफाइन करेंगे अपन, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी? Total distance upon total time. टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। जैसे कि कोई पॉइंट ए से कोई पॉइंट बी तक जा रहा है और इस पाथ के अलोंग गया, तो आपको जहां तक की एवरेज स्पीड चाहिए, जैसे ए से सी तक जाइए, तो आपको इस पाथ की लेंथ लेनी पड़ेगी। वेलोसिटी के केस में अपन क्या लेते थे? एवरेज वेलोसिटी के केस में Displacement लेते थे, ये वाला। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. लेकिन यहाँ पे आपको ये लेंथ लेनी है, जहां तक आपको चाहिए वहां तक की लेंथ, डिस्टेंस ट्रेवल। तो इसमें पाथ मैटर करता है, किस पाथ के अलोंग आए हो। सही बात है गलत बात? इसमें पाथ मैटर नहीं करता था, यहाँ पे बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट लाइन ज्वाइनिंग देख रहे थे एवरेज वेलोसिटी के केस, ठीक है ना। जहां तक का लेना है, ए से डी तक लेना है, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट, इसमें ये वाला पूरा पाथ चाहिएगा आपको ए से डी तक। सही बात है गलत बात? तो ये पाथ की लेंथ है, तो और लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir.
तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर अगर मैं ये बोलूं कि ए से सी तक जैसे टाइम है t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू t1, तो क्या एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ होती है ना, Yes, sir. और एवरेज स्पीड सेम है क्या? क्या ये बोलना सही है? फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t1। बताओ भैया, कितने बच्चे बोल नहीं रहे हैं कि ये सर। बात No, sir. No, sir. सही नहीं है ना? क्योंकि उसके अंदर तो आएगा ये वाली लेंथ अपॉन में टी टाइम, टाइम तो सेम है दोनों केस के लिए, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी में तो कौन आएगा? s अपॉन में t1 आएगा। डिस्प्लेसमेंट आएगा इसमें कौन आएगा? या इसमें डिस्टेंस पूरी आएगा। पाथ की लेंथ आएगी, लेट अस सपोज ये लेंथ है l है, l अपॉन t1 आएगा। तो ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? s और t1 सेम है ही नहीं, तो ये दोनों सेम नहीं है। समझ में आ रही है बात? दीज आर नॉट इक्वल। Yes, sir. तो एवरेज वेलोसिटी, बच्चे ये कह देते हैं कि एवरेज स्पीड जो है ना वो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही होता है, तो ये बात गलत है। एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी सेम नहीं होते, वो तभी सेम होंगे अगर पार्टिकल इसी पाथ के अलोंग चल के आए। समझ में आ रही है बात? तब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे। सर लेकिन स्ट्रेट लाइन पे तो होगा। हाँ, स्ट्रेट लाइन में बोल रहा हूँ ना कि अगर वो पार्टिकल इसी पाथ, ये ग्रीन वाले पाथ के अलोंग ही चल के आए, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे, और तभी वो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर होगा। लेकिन हर बार ये नहीं होता, राइट? समझ में आ रही है बात? अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की। इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। जैसे पार्टिकल आपका ऐसे चल के यहाँ तक गया, राइट, ए से बी तक, और आपको कोई मोमेंट बीच में t इक्वल टू t1 पे स्पीड बतानी है। स्पीड होगी छोटा सा पाथ कवर ds और छोटा सा टाइम dt। तो यहाँ की स्पीड किसके बराबर होगी? ds बाई dt के बराबर होगी। सही बात है गलत बात? Yes, sir. Yes, sir. ds बाई dt के बराबर, क्योंकि छोटा सी पाथ की लेंथ भी तो अपने को क्या लेना है? छोटी सी पाथ लेंथ लेनी है, वो ds बाई dt। और यहाँ पे जो अपने वेलोसिटी लिखा था वो क्या लिखा था? यही ds वेक्टर बाई dt। Sir, सही बात है गलत बात? S vector by dt. Yes, क्योंकि sir. फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल या वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वही स्मॉल डिस्टेंस होगा। सही बात है गलत बात? Yes, sir. क्योंकि थोड़े से टाइम के अंदर ये कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करके आने वाला नहीं है। समझ में आ रही है बात? dt टाइम बहुत ही छोटा टाइम है। सुन रहे हो क्या? हाँ sir. तो बहुत ही छोटे से टाइम के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वही डिस्टेंस होता है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। सही बात है गलत बात? Yes, sir. तकलीफ है क्या किसी बच्चे को? No, sir. लेकिन एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं होती। इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो सकती है। और जब भी अपन इस तरह के वर्ड यूज करते हैं वेलोसिटी, अपन ने बताया नहीं कि कौन सी वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये नहीं बताया। बस हमने केवल वेलोसिटी बोला कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज दिस, या फिर अपन ऐसे बोला कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज दिस। ना हमने ये बताया कि एवरेज स्पीड है, ना हमने ये बताया कि इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अपने केवल स्पीड बोला। तो इसका मतलब कौन सी स्पीड की बात हम बात कर रहे हैं अपन?
हम Sir, इंस्टेंटेनियस average. स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम कुछ बताते नहीं है कि अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट इंस्टेंटेनियस के बारे में बात होती है, राइट। इसलिए अगर आप ये कहते हो कि स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, सिंपल बस ये भाषा यूज करते हो, आज से पहले की होगी बहुत बार, है ना। हाँ सर। इसका मतलब यही है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। जब भी एवरेज के बारे में बोला जाएगा तो आपके लिए आपको स्पेशल वर्ड यूज करना पड़ेगा, एवरेज। समझ में आ रही है बात। Yes, sir. तो ये बाय डिफॉल्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड। सिमिलरली ये भी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक बच्चे का मैसेज आया है, सर प्लीज लेट मी इन द मीटिंग। आप आगे क्या मीटिंग में? जो बच्ची मैसेज करी वो मीटिंग में आ गई क्या? बच्चा है या बच्ची, आई डोंट नो। 89283 ये नंबर से जिसका शुरुआत है, 283। देखो उस लिंक पे क्लिक करो यार। आगे चले बेटा। सर 1 मिनट लिखने। आगे चलो। यस सर। यस सर। तो ये एवरेज स्पीड का और इंस्टेंटेनियस स्पीड का आपको बता दिया। इंस्टेंटेनियस स्पीड कुछ नहीं है, बस केवल और केवल क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ही मैग्नीट्यूड है। कोई भी टाइम की जो वेलोसिटी है वही Instantaneous स्पीड है, बस velocity. इसमें डायरेक्शन नहीं होती, उसमें डायरेक्शन होती है। एवरेज स्पीड डिफरेंट है एवरेज वेलोसिटी से, ठीक है बेटा। आप एक क्वेश्चन लिखिए। A particle travels with speed v1 for half of the time, half of total time of journey
half of the total time of journey. And with speed v2, for next half of the time. Find average speed of whole journey. क्वेश्चन समझे? Yes, sir. अच्छा, हमारा कल भी लेक्चर है ना? Yes, sir. सुबह. मॉर्निंग। कल का लेक्चर हमारा किस टाइम लगा हुआ है? 12 से 1:30 लगा हुआ है शायद, है ना? हाँ सर। Yes, sir. 12. उसको 8 से 9:30 लगवा लें क्या? सर है पहले ही लेक्चर उतने देर में. लगा हुआ है लेक्चर? हाँ सर, केमिस्ट्री का शायद. लेट मी चेक। कैम का तो दोपहर में है ना, आफ्टर 12। क्या कह रहे हो? सर AP2 का. No sir, 9:45 से केमिस्ट्री। केमिस्ट्री 9:45 से है, तो अपन 8 से 9:30 लगवा लेते हैं, 15 मिनट का फिर ब्रेक अच्छा। मिल जाएगा। हाँ सर, चलेगा. फिर 9:45 से आपका 11:15 केमिस्ट्री का हो जाएगा, तो 8 से 11:15 में आप निपट जाओगे। ओके सर. हाँ भाई, चलेगा सभी को? यस सर। Yes sir. चलेगा Yes, सर, sir. मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये ज्यादा बेटर है ना, अपन 12 से 1:30, फिर आपको यहाँ पे 45 मिनट फिर बीच में वेट करोगे, फिर 12 से 1:30 होगा क्लास। सर सुबह ही रख। सुबह वाला ज्यादा बेटर है ना? सर सुबह कितने यस बजे? सर. सुबह 8 से 9, 8 से 9:30, ठीक 1.5 है सर। घंटे का हो गया, 8 से 9:30। आपको मैसेज आ जाएगा अगर चेंजेस होंगे तो, अगर चेंजेस नहीं होंगे तो फिर कोई मैसेज नहीं आएगा, ठीक है? ओके सर. हाँ, क्योंकि फिर वो ऊपर भी मैं पूछूंगा ना उनसे, वो चेंजेस करेंगे तो आ जाएगा मैसेज, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके सर. हाँ भाई, हो गया ये?
आ गया मैसेज आपके ग्रुप में, अभी डाल दिया उन्होंने। Yes, sir. देखिए टोटल टाइम लगता है 0 से t तक। तो फर्स्ट हाफ टाइम तक वो t/2 से चलते हैं। सॉरी, फर्स्ट हाफ टाइम तक वो, लेट अस सपोज हाफ टाइम यहाँ पे कंप्लीट होता है, वो v1 स्पीड से चलता है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, v1 इंटू t/2। नेक्स्ट हाफ तक वो किस स्पीड से चलते हैं, v2 स्पीड से। V2. डिस्टेंस हो गया v2 इंटू t/2, राइट। Yes, समझ में आ sir. रही है बात। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, The total distance upon total time. टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, x1 प्लस x2। टोटल टाइम क्या है, t। तो अपना कल का लेक्चर 8 से 9:30 है, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। हाँ मीटिंग सर. वो आ गया, ग्रुप में मैसेज आ गया। तो x1 की वैल्यू होगी v1 इंटू t/2 प्लस v2 इंटू t/2 अपॉन में टोटल टाइम है t। तो ये t से t कैंसिल हो जाएगा, v1 प्लस v2/2। दिस इज द एवरेज स्पीड, राइट। Yes, sir. सर ये डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? हाँ, अभी आप डायरेक्ट लिख देना, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि ये टाइम के फ्रेम में बोला है कि पहले आधे टाइम तक टाइम इक्वल रहा है इन दोनों केस में, ठीक है ना। क्या इक्वल रहा है, टाइम। दोनों अगर इक्वल टाइम तक चलते हैं तो एवरेज स्पीड ये है। समझ में आ रही है बात। ऐसा हो सकता है कि अगर ये 2 सेकंड चला, ये 3 सेकंड चले, तो फिर ये नहीं है। समझ में आ रही है बात। हाँ सर. हाँ सर। आगे चलो। अब इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा फेरबदल करता हूँ दूसरे पार्ट में। A particle travels with the speed for half of the total distance. Half of the total distance. And with speed 2 for next half of the distance. अब एवरेज टाइम नहीं बोल रहा हूँ मैं, आधी डिस्टेंस बोल रहा हूँ। हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी, ऑफ जर्नी मत भी लिखो, वैसे भी समझ ही जाओगे। half of the total distance and with the speed v2 for next half of the distance. Find the average speed of all journey.
हो गया क्या? सर एक मिनट। डन। ओके, तो अभी क्या बोल रहा है अपने को? कि तो टोटल जर्नी है, लेट अस सपोज टोटल जर्नी जो है हमारे पास डी दूरी की है, राइट? यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जर्नी डी दूरी की है। तो उसकी आधी जर्नी तक, उसकी आधी जर्नी तक d/2, और फिर नेक्स्ट हाफ जर्नी के लिए d/2। तो फर्स्ट हाफ जर्नी के लिए, जर्नी में वो v1 स्पीड से जाता है, और नेक्स्ट हाफ जर्नी में वो v2 स्पीड से जाता है। तो पहली जर्नी, अब एवरेज स्पीड में हमें क्या करना है? एवरेज स्पीड जो होगी वो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होगी। अब हमें टोटल टाइम के लिए पहली जर्नी का जो टाइम है वो t1 है, दूसरी जर्नी का जो टाइम है वो t2 है, राइट? तो इसको करेंगे d/2 अपॉन t1। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, इसको क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस d हो गया, टोटल डिस्टेंस d हो गया, टोटल डिस्टेंस d अपॉन में टोटल टाइम t1 प्लस t2। सही बात है, गलत बात? अब दोनों टाइम को मैंने अलग अलग क्यों कंसीडर किया? तो डिस्टेंस तो सेम है लेकिन स्पीड तो अलग अलग है ना। इसकी स्पीड अलग है, उसकी Yes, स्पीड अलग है, तो अलग अलग टाइम लगेगा। तो t1 को क्या लिख सकता हूँ मैं? तो पहले सर केस में अपन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। d/2 अपॉन में v1 इज इक्वल टू t1। दूसरे केस में लिख सकते हैं v/2 d/2 अपॉन v v2। इज इक्वल टू t2, राइट? तो ये आ जाएगा हमारे पास d अपॉन में d/2 v1 प्लस प्लस d/2 v/2 v2, v2। राइट? तो ये कितना आ जाएगा? v कट हो कैंसिल जाएगा। कर देते हैं। सर तो ये कितना आ सर जाएगा? v1 v2 अपॉन v2 प्लस v1। आ, ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया हमारे पास 1/2 v1 प्लस 1/2 v2। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1 अपॉन नीचे 2v1 v2 एलसीएम आ जाएगा, और ये आ जाएगा v2 प्लस v1। तो इसको लिख देंगे 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, राइट? तो ये आ गया हमारे पास एवरेज स्पीड। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। इस बच्चों को तकलीफ है? नो सर।
हो गया भाई? Yes. आगे चलो यार, इतने मायूस होकर क्यों बैठे हो? Yes, हाँ sir. सर हाँ. अगला क्वेश्चन लिखते हैं। A particle travels with speed v1 for half of the distance. And for next half of the distance, it travels with speed v2 for half of the time. Half of time, and with speed v3 for next half of the time. Next half of the time. Find average speed of the total journey. Average speed of total journey. सर तो तीनों बार इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है. बोलिए, क्या क्या बोल रहे हो? नहीं 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 सर, कुछ नहीं कुछ नहीं. आप क्वेश्चन समझे ना? हाँ सर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो टोटल डिस्टेंस है उसके आधी डिस्टेंस तक वो v1 से जा रहा है, ठीक है? आधी डिस्टेंस तक वो v1 से जा रहा है। फिर जो बाकी आधी में जितना टोटल टाइम लगता है ना, उसको लेट अस सपोज इसमें t1 लगता है और इसमें t2 लगता है। इस t2 के आधे टाइम तक, मतलब t2/2 तक वो v2 से जा रहा है, ठीक है ना? और फिर अगले t2/2 तक वो v3 से जा रहा है। समझ में आ रही है बात? ये t2 अगली हाफ डिस्टेंस में यस लगने सर. वाला टाइम। तो अब आपको एवरेज स्पीड बतानी है। करने के बाद डन लिखिए चैट में। सर v1 plus v2 plus 3 v3 divide by 3। क्या कह रहे हो बेटा, कितना आया आंसर? सर v1 plus v2 plus v3 upon 3। नहीं, ये तो नहीं है यार, ये आंसर नहीं है। Sir, 2v1 plus v2 plus v3 upon 4. क्या बोल रहे हो, दोबारा बताओ। 2v1 plus v2 plus v3 upon नहीं, ये भी 4. नहीं है।
So हाँ जी, कितना आया? 4v1 v2 v3 by 2v2 v3 plus v1 v3 plus v1 v3. काफी बड़ा आ गया मतलब है, हो सकता है सही है। ये डिस्टेंस d/2 है, ये डिस्टेंस d/2 है, राइट। इसमें टाइम लगा t1 और इसमें टाइम लगा t2। इसमें इसने दो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल किया। पहली स्पीड v1 है, तो ये x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया। दोनों में टाइम t2/2 और t2/2 लगा, राइट। Yes, सुन रहे हो sir. बेटा? अब अपने को बताना है कि टोटल एवरेज स्पीड कितनी है, ठीक है। एवरेज स्पीड आ जाएगी हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है? t1 + t2, राइट। अब आगे बात करते हैं। Yes, sir. t1 को क्या लिख सकते हो आप? इस t1 को आप लिख सकते हो, ये डिस्टेंस अपॉन में ये स्पीड d/2v1। अब t2 को क्या लिखें? तो t2 को डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, बिकॉज एक जैसी स्पीड तो है नहीं पूरे t2 तक। t2 भी दो भाग में बटा हुआ है ना, समझ में आ रही है बात? तो पहले तो इस वाले d/2 को आप लिखोगे x1 + x2। अब x1 को क्या लिखोगे? x1 जो है ये डिस्टेंस है और इसमें टाइम लगा t2/2 और स्पीड है v2, तो x1 को लिखोगे v2 × t2/2। सही बात है, गलत बात? इसी तरीके से x2 को क्या लिखोगे? v3 × t2/2। सुन रहे हो बेटा? Yes, sir. × d/2। तो ये कितना आ जाएगा? तो t2 यहाँ से डायरेक्ट आ गया हमारे पास d/v2 + v3। समझ में आ रही है बात? अब इसको यहाँ रख देंगे, d/, t1 की वैल्यू रख दी d/2v1, t2 रख दी d/v2 + v3। समझ में आ रही है बेटा बात? अब मैंने d को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, है ना। तो ये आ गया हमारे पास 1/1/2v1 + 1/v2 + v3। सही बात है, गलत बात? ये कितना आएगा? 1/, नीचे एलसीएम आ गया 2v1 × v2 + v3। ऊपर यहाँ पे आ गया v2 + v3, तो उधर आ गया 2v1। सही बात है, गलत बात? एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? एवरेज स्पीड हो जाएगी 2v1 × v2 + v3 अपॉन 2v1 + v2 + v3। समझ में आ रही है बात? ये एवरेज स्पीड हो जाएगी। कितने बच्चों का सही है? कितने बच्चों का सही है भाई? हैंड रेज करो। एक बच्चे का सही है।
सभी बच्चों को समझ में सर आया? टाइम नहीं कर सकते। नहीं समझे? V3 के लिए टाइम T3 नहीं ले सकते। V3 के लिए टाइम T2/2 है ना बेटा, उसने बोला, देखिए स्टेटमेंट देखिए आप कि जो नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस है, ये देखिए, फॉर नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस it travels with the speed v2 for half of the time and v3 for next half of the time। मतलब नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस में जितना टाइम लगा t2, उसके आधे टाइम तक ये v2 से चला और बाकी आधे टाइम के लिए v3 से चला। तो v3 के लिए भी टाइम क्या हो गया, T2/2, और v2 के लिए भी टाइम क्या हो गया, T2/2। समझे? यस सर। तो दोनों के लिए देखिए, v3 भी हमारे पास T2/2, v3 इंटू T2/2, ये अगला x2 हो गया, और v2 इंटू T2/2 ये x1 हो गया। समझ में आ रही है बात? यस सर। और ये x1 प्लस x2 मिलके ये टोटल डिस्टेंस d/2 बनाया, इसलिए इसको d/2 लिख दिया। इधर तो एक ही स्पीड से चलता आ रहा था, इसलिए इसको डायरेक्ट लिख दिया d/2 अपॉन में v1 इस t1। समझ में आ रही है बात? यस सर। चलिए, तो ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सेलेशन पढ़ेंगे। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा ना यहाँ तक? यस सर। यस सर। तो होमवर्क क्या होगा आपका? मैथमेटिकल टूल, सर एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, ठीक है? पार्ट 1 एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 करके लाना। ओके बेटा, चलिए लीव करूं मैं? सर वो हो चुका है। हो चुका है तो पार्ट 2 कर लाइए। अगर पार्ट 1 हो वेक्टर वाला चुका तो वेक्टर वाला बचा है बस, यस सर। तो पार्ट 3 है वेक्टर वाला, फिर एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 कर लाइए, ठीक है? यस सर। एक्सरसाइज 2 में जो रिमेनिंग है ना वो पार्ट कर लाइए, ठीक है? बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर। थैंक यू सर।